Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will read the first poem from the book Rainbow of Class 12th Bihar Board. The name of the poem is The Sweetest Love I Do Not Go. अभी ये जो पोएम है, दिस पोएम हैज़ बिन रिटन बाय जॉन डॉन. जो जॉन डॉन है, he was born on 22nd January 1572 and died 31st March 1631. यानी उनका जन्म जो है 22 मार्च 1572 में हुआ था और जो उनका डेथ हुआ था वो 31 मार्च 1631 में हुआ था. एक चीज़ और बता देते हैं, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का मैं पहली बार ये पहला वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, तो चूँकि PDF नहीं मिल पाया था तो इसलिए मैंने किसी तरीके से इसको जुगाड़ करके और ये जो आपको बना करके वीडियो बना रहा हूँ. तो थोड़ा सा इसमें जो फ़ॉन्ट वगैरह होगा वर्ड का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो आई थिंक आप लोगों को इसके लिए बियर करना पड़ेगा. ठीक, तो ये चीज़ है. और एक चीज़ और बताते हैं कि जो पोएम होता है बिहार बोर्ड में, जो पोएम पूछा जाता है, तो जैसे मैं CBSE का भी पढ़ाता हूँ, तो CBSE में आपको पोएटिक डिवाइस वगैरह, राइमिंग स्कीम वगैरह सारा कुछ पूछा जाता है. लेकिन बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको जो पोएटिक डिवाइस वगैरह है वो सब नहीं पूछा जाता है. ख़ास करके आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो आपका क्या होता है, ये जो यहाँ पर दिया गया टोटल नरेटर के बारे में, जो पोइट है इसके बारे में, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा. यहाँ ये जो पूरे जो चीज़ें दी गई है इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चंस बना करके पूछ लिया जाता है. जैसे कि ये पूछा जाए कि हु वाज द मेटाफिजिकल पोइट, अब उसमें नाम दे दिया जाएगा, या एक तरह से जब कोई कहाँ पर ये पैदा लिया, फिर उनको ऑक्सफोर्ड क्यों छोड़ना पड़ गया. तो इस तरह की घटनाएं जो होती है, इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें, और जो सब्जेक्टिव होता है जो आपको, तो उसमें से पोएम के कुछ लाइंस दिए होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करना होता है. तो यही डिफरेंस होता है आपको बिहार बोर्ड और CBSE में. तो इसलिए मैं पोएम तो बताऊँगा, इस पोएम में थोड़ा बहुत मैं राइमिंग स्कीम वगैरह भी या जो भी और पोएटिक डिवाइस होता है वो बता दूंगा, लेकिन सारे में नहीं बताऊं क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है. जब आता ही नहीं है तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है. दूसरी बात, जो हम आज पोएम पढ़ने वाले हैं, तो एक चीज़ और बताते हैं कि हमेशा आप याद रखिए, जब प्रोज़ पढ़ते हैं और पोएम पढ़ते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि पोएम में राइमिंग स्कीम बनाने के लिए, चूँकि आपको राइमिंग स्कीम नहीं पूछा जाता अलग बात है, वर्ड का इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है. यानी वर्ड को कुछ आगे पीछे करके लिखा जाता है, जिसको कि हम इंग्लिश में इन्वर्जन भी कहते हैं. कभी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है सब्जेक्ट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट हो, जो वर्ब बाद में हो, या पहले भी हो सकता है. इस तरीके से होता है, कहीं मिलेगा तो हम बताएंगे आपको. या फिर जैसे आप इस पोएम में देखेंगे कि वर्ड के साथ काफ़ी, जैसे आप ऊपर में ही सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो आपका गो लिखा हुआ है, ये गो की स्पेलिंग जो है गोजली. तो ये आप कह सकते हैं कि पोएट को यह अधिकार होता है, इसको हम कहते हैं पोएटिक लाइसेंस. दैट मीन्स पोएट हैज़ अ राइट टू डू सम काइंड ऑफ थिंग, बट वी कांट एज ए रीडर, और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन पोएट करता है. तो ये सब चीज़ आपको इस पोएम में, तो आप खास करके इस पोएम में काफ़ी देखने को मिलेगा कि वर्ड के साथ काफ़ी जो है चेंज किया गया है. तो उसका कोई मीनिंग चेंज नहीं होता, और ये काफ़ी पुराना पोएम है तो इसमें काफ़ी पुराने वर्ड्स भी वगैरह भी यूज़ किया गया है. तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे. फिलहाल जानते हैं पोएट के बारे में. तो कहता है कि जॉन डॉन, ये तो पहले बता दिए कि उनका जन्म जो हुआ था 22 जनवरी को हुआ था 1572 में, और जो उनका डेथ हुआ था 31 मार्च को हुआ था. अ पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्ड्स कॉल्ड मेटाफिजिकल. अब एक चीज़ याद रखना कि लिरिकल और सटायरिकल किसको कहते हैं. लिरिकल होता है व्हेन यू से समथिंग इन अ ब्यूटीफुल मैनर, यानी जब किसी चीज़ को बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए लिरिक्स से जो है आपका म्यूज़िक बनता है. और सटायरिकल का मतलब होता है
जब आप किसी को कुछ किसी का क्रिटिसाइज करते हैं मजाक में, तो उसको हम कहते हैं सटारिकल, मतलब आपने उसका मजाक भी उड़ा दिया और हंस करके उस बात को कह दिया, उसको सटारिकल कहते हैं। तो जॉन डॉन द पायनियर ऑफ द न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटारिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। अब मेटाफिजिक्स का मतलब होता है, एक याद रखिए, स्टडी ऑफ समथिंग, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की खोज की जो होती है उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर किस लिरिकल और सटारिकल वर्स को मेटाफिजिकल कहा गया। वॉज बॉर्न इन लंदन इन अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली of a traders at a time when the English was staunchly anti-Catholic। अब एक चीज़ याद रखना है कि born in a prosperous Roman, prosperous का मतलब होता है एक खुशहाल, यानी कि जो खाता पीता घर होता है, वेल टू डू फैमिली कह सकते हैं, उस परिवार में पैदा लिया जो क्या था, रोमन कैथोलिक। अब एक चीज़ जानते हैं कि ये कैथोलिक क्या होता है, तो एक तरह से ये भी क्रिश्चियंस ही होती है, यानी कि रोमन कैथोलिक क्या होता है, ये क्रिश्चियंस ही होता है, लेकिन रोमन कैथोलिक इसको कहा जाता है जो कि पोप के द्वारा रेगुलेट होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि रोमन कैथोलिक जो होता है वो भी क्रिश्चियन ही होता है और बाकी सारे क्रिश्चियन भी क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन सारे क्रिश्चियंस रोमन कैथोलिक नहीं हो सकता है, लेकिन सारे जो क्रिश्चियंस हैं वो रोमन कैथोलिक नहीं हो सकता है, लेकिन सारे रोमन जो है वो क्रिश्चियंस, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन हो सकते हैं। जैसे आप हिंदू रिलीजन में जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे साउथ में, या फिर आप जैसे आप ट्राइबल में देखिए कि वो है तो सारे हिंदू ही, लेकिन अलग अलग गॉड को मानते हैं, अलग अलग, जैसे ट्राइबल वगैरह जो होता है अलग तरह के गॉड को मानता है, हम लोग कुछ और मानते हैं। साउथ में जाइए तो अलग अलग देवी देवताओं का पूजा होता है, नॉर्थ में अलग अलग होता है, लेकिन सब मिला करके हम लोग हैं क्या, हिंदू हैं। इसी तरीके से जो रोमन कैथोलिक होता है, तो रोमन कैथोलिक क्या होता है, चर्च के द्वारा रेगुलेट होता है। तो ये क्रिश्चियनिटी का 3 वर्जन होता है, उसमें से एक ये है। तो यानी जो इंग्लैंड था उस समय क्या था, रोमन कैथोलिक के अगेंस्ट में था। एज अ ट्रेडर व्हेन द इंग्लैंड वाज स्ट्रॉन्चली का मतलब होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे, यानी काफ़ी वो लोग एंटो कैथोलिक था। डॉन वाज यानी कि जो नरेटर था, डॉन वाज फोर्स टू लीव द ऑक्सफोर्ड, यानी कि उसको ऑक्सफोर्ड को छोड़ना पड़ा। ही स्टडीड लॉ बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी कि उसके रिलीजन के कारण उसको अपना जो ऑक्सफोर्ड को छोड़ना पड़ गया। ठीक। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ, यानी धर्म या धर्म का जो अध्ययन होता है उसी को हम कहते हैं थियोलॉजी। ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द 2 नेवल एक्सपीडिशंस एंड बिकम द सेक्रेटरी टू द पावर नोबल, यानी कि उसने नेवल एक्सपीडिशंस, यानी कि नौसेना का जो एक्सपीडिशंस होता है वो अभियान, उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड ही बिकम द पावरफुल नोबल। अ जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, यानी कि उसको उसका जो जॉब है वो चला गया व्हेन ही वाज सेंट ब्रीफली प्रिजन, यानी जेल में भेज दिया गया। क्यों भेजा गया, फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रोन नीजेज, यानी नीज का मतलब क्या होता है, भतीजी या भतीजा, या फिर जो भांजी या भांजा होता है उसको कहते हैं, यानी उसी से में से किसी एक से शादी करने के कारण उसको जो है ये जॉब खोना पड़ा। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, यानी कम ही उम्र में इनका डेथ भी हो गया था, 52, डॉन एक्सेप्टेड द ऑर्डिनेशंस इन द एंजेलिकल चर्च, यानी जो 1650 में डॉन ने क्या किया, क्या एक्सेप्ट किया, ऑर्डिनेशंस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ सेरेमनी ऑफ मेकिंग समवन अ प्रीस्ट, यानी कि जब किसी को प्रीस्ट वगैरह या फिर कोई इस तरह का रिलीजियस लीडर बनाया जाता है उसी को ऑर्डिनेशंस कहते थे। यानी कि एंग्लिकन चर्च जो था वहाँ पर ये एज ए प्रीस्ट की तरह एक्सेप्ट हुआ। एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेट प्रीचर, यानी प्रीचर क्या था, जो धर्म की बात करता है, यानी जो कहते हैं ना कि डोंट प्रीच, अक्सर देखते होंगे कहते हैं कि बिफोर गिविंग एनीथिंग, बिफोर डूइंग यू मस्ट, कहते हैं अरे हमें सरमन मत दिया करो, प्रीच मत किया, यानी कि ज्ञान बांटना जो कहते हैं धर्म वाला, तो यानी कि वो इसी को प्रीचर कहता था, यानी अपने टाइम में काफ़ी बड़ा प्रीचर। इन लव लिरिकल्स डोंट ब्रोक कम्प्लीटली विद द पेट्रियार्कल्स ट्रेडिशंस। अब जो है ये जो पेट्रांसचंद था, ये जो आपका नाम दिया गया है, ये ध्यान से समझना है कि इन लव एंड लिरिज्म डोंट ब्रोक कम्प्लीटली विद, यानी डोन ने क्या किया, लव और लिरिकल में इसने
क्या तोड़ दिया? ये तो जो पेट्रियाज्म ट्रेडिशन, ये पेट्रियाज्म क्या है कि पेट्रियाज्म क्या है, एक सोनेट लिखा, यानी कि एक सोनेट डिनोटिंग द सोनेट ऑफ अ काइंड यूज बाय द पोएट पेट्रियार्क। यानी पेट्रार्क जो था इटली का, वो एक सोनेट लिखा करता था, उसका ट्रेडिशन कुछ और था। उसका ट्रेडिशंस क्या था कि जब भी वो सोनेट लिखता था तो उसकी जो राइमिंग स्कीम होती थी वो होता था ए, फिर बी, फिर बी, या फिर ए, फिर तरह से फिर ए बी बी बी, इस तरह से। इस ट्रेडिशन को इसने तोड़ दिया, किसने? डॉन ने, ठीक। और उसने क्या किया कि डॉन ब्रोक कम्प्लीटली विद द पेट्रियार्क ट्रेडिशंस, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस, सॉरी पेट्रियार्क ट्रेडिशंस, इंट्रोड्यूसिंग द इंटेलेक्चुअल एंड कोलॉजिकल टोन। और फिर उसने क्या यूज़ किया? इसने इंटेलेक्चुअल एंड कोलॉजिकल स्टोन। ये जो कोलिकल स्टोन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक्सप्रेस समथिंग, यानी कि ऐसा वर्ड वगैरह यूज़ करना जो आराम हो समझने में। तो उसने क्या, उस ट्रेडिशंस को तोड़ करके एक नए तरीके से जो है वर्ड को यूज़ करना सिखाया ताकि सबको समझ में आ सके। His love poem use latest discovery of science, geography to the hammer home at a point, and use the latest discovery, hammer to home and the combines passions with the verbal and intellectual teasing। यानी इसने क्या किया कि इनका जो पोएम था उसमें सारे जो डिस्कवरी वगैरह साइंस पे या ज्योग्राफी पे इस तरह से होता है, उन सब चीज़ों को इसने यूज़ किया अपने पोएम। डॉन इज़ अ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, यानी अपने सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए काफ़ी फेमस था। सेटाइट्स एंड एलेजी, एलेजी क्या होता है? ये भी एक तरह का सैड सॉन्ग और पोएम होता है। और सरमन का मतलब प्रीचिंग होता है। इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस था। सॉन्ग और सोनेट समझते होंगे कि 14 लाइन का जो पोएम होता है उसको सोनेट कहा जाता है। तो ये सेटायर होता है जब एक पोएम में किसी की, वही जो अभी हमने बताया, मजाक उड़ाना होता है एक तरह से। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है डॉन काफ़ी फेमस था, ठीक। उसके बाद है जिनविन पोएटिक फीलिंग्स हार्स मैटर्स, यानी उनके पोएम में क्या था? जिनविन पोएटिक फीलिंग्स होता था, हार्स मैटर। अच्छा, मीटर का मतलब आप लोग जानते हैं कि एक मेजरमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर मीटर का मतलब होता है जो आप वर्ड वगैरह या इस तरह के जो चीज़ यूज़ करते हैं पोएम में, उसका मतलब हुआ। तो यानी पोएम में हार्स मैटर्स, स्ट्रेन एंड विम्स्कल इमेज। विम्स्कल का मतलब इस तरह का इमेज जो काफ़ी, विम्स्कल का मतलब एक तरह से ऐसा इमेज जो कि आपको काफ़ी अट्रैक्ट करे या फिर आपको सरप्राइज कर दे, इस तरह से। कैरेक्टरिस्टिक हिज ऑल पोएटिक क्रिएशन, यानी कि सब कुछ में ये सब सारा मिक्स होता है। तो इस तरह का, अब ये सब सारा चीज़ बताने के बाद मान लीजिए क्वेश्चंस क्या आता है कि जॉन डॉन किस तरह का पोएम था, क्या लिखा, वो क्यों चर्च से निकाले। तो कभी भी आप जब पोएम पढ़े या प्रोज पढ़े, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आपका सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, ये पूरी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। इसी बेस पे आपका जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कोर्स जो क्वेश्चन होता है दोनों बनता है। अब चलते हैं पोएम की तरफ। और मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये जो पोएम है, आप देखते हैं कि मैंने इसको बहुत मेहनत से किसी तरीके से बनाया है, इसको स्कैनिंग करके बनाया, क्योंकि इसका PDF नहीं मिल पाया। तो थोड़ा सा जो कॉपी होगा उसमें आपको दिक्कत होगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो पोएम स्टार्ट होता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मैंने कहा ना कि गो की स्पेलिंग, फॉर वियरनेस ऑफ थी। अब यहाँ पर थी का मतलब क्या होता है? यू, आपको काफ़ी पुराना वर्ड भी यूज़ किया गया, ठीक। तो यानी कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी अपने, अब ये पोएम जो लिखा गया, तो जॉन डॉन जब जर्मनी जा रहा था तब ये उस समय लिखा गया यह पोएम है। जब जर्मनी जा रहा था तो वो अपने वाइफ को छोड़ करके, यानी कि उससे हटने का जो यानी सेपरेशंस का जो इमोशंस है वो यहाँ पर बताया गया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वियरनेस ऑफ यू। यानी कि अब यहाँ पर है वियरनेस का क्या मतलब हुआ कि मैं आपसे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ यू, ये कि अपने वाइफ को कह रहा कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक चुका हूँ या मैं तुमसे उब चुका हूँ। वियरनेस का मतलब टाइड या वीक या फिर फेड अप होना किसी से। तो कहता है ना कि आई एम गोइंग बिकॉज आई एम वियर ऑफ यू। तो इस तरीके से कहते हैं कि तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ यू थी, यानी कि यहाँ का मतलब यू, इसलिए नहीं, नॉर इन अ होप दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी।
यानी कि फिर से दूसरी लाइन में क्या कह रहा है कि नॉर इन, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, नॉर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। यानी मी का भी देख लें कि एम ई मी होता तो एम ट्रिपल ई कर दिया इसमें, कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे ज़्यादा अच्छा लव करने वाला मुझे मिल जाए, इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ। बट सिंस आई दैट मस्ट डाई एट लास्ट, इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन अ जस्ट, आई दस बाय फेड इन डेथ टू डाई। तो इसलिए कह रहा है कि अब यह बस सिंस दैट आई मस्ट है, यानी कि एक न एक दिन तो हमको, यानी कि कभी ना कभी एक दिन मरना होता है, तो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए कह रहे बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन अ जेस्ट। तो क्या करते हैं हम, मरने का शौक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ को एक तरह से देखिए कि फ्रेंड्स का मत, ये जो फ्रेंड्स लिखा है इसका मतलब होता है प्रिटेंड करना, यानी कि फिर क्या करते हैं हम मरने, ये डाई का मतलब है डी आई ई डाई, डाई मतलब मरना, तो यानी मैं मरने का अपने आप को प्रिटेंड करता हूँ कि मैं मर गया हूँ और इस तरीके से मैं मजाक करना चाहता हूँ। यानी कि मैं पहले लाइन में कहा कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा कोई लव मुझे मिल जाएगा, तुमसे अच्छा केयर करने वाला मिल जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मरना तो सबको है, तो इसलिए क्या करता हूँ, जस्ट का मतलब मजाक करना होता है, तो मस्ट आई डाई, यानी कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ जस्ट, यानी कि मरने का मजाक करता हूँ, दस बाय द फेडिंस टू डाई, यानी कि हम क्या करते हैं मरने का मजाक करते हैं और इस तरीके से करते हैं। फिर यहाँ पर लाइन है यस्टर नाइट। अब यस्टर नाइट का मतलब यानी यस्टरडे नाइट, यानी लास्ट में। सन का भी देख लीजिए इस पहले में, सन वेंट हेंस, यानी यस्टरडे नाइट सन वेंट, यानी कि जो सनसेट होता है और राइज होता है, तो सन जो है वो सेट हो गया, एंड येट इज़ देयर अ डे, और फिर वो आ गया, यानी यस्टरडे नाइट जो है सन जो है चला गया। अब देखिए एक तरह से कंपेयर कर रहा है यहाँ पर सन का जो है कि सन चला गया और फिर आ गया, जैसे मेटाफर यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, तो यही सब बात हमने कहा कि नहीं यार। तो द यस्टरडे नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज़ हियर टू अ डे, यानी कि वो चला गया और फिर भी आ गया। फिर ही हैज़, अब यहाँ पर हैथ का मतलब हैज़ हुआ, तो इस तरीके से ही हैज़ नो डिज़ायर नो सेंस। तो अब क्या कह रहा है कि सन जो है वो चला गया और फिर वो आ गया, तो ही हैज़ नो डिज़ायर नो सेंस, ना तो उसके पास कोई डिज़ायर है और ना उसके पास कोई सेंस है, नॉर हाफ अ शॉट अवे, और उसका दूरी तो उतना है भी नहीं। देन फियर, यानी कह रहा है कि सन गया, और ये एक तरह से ये ड्यूटी बताता है कि हर इंसान, वो जो कह रहा है अपने वाइफ को, ये जो नरेटर जो कह रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, यानी कि फॉर एवर तुमसे नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए कह रहे ही हैज़ नो डिज़ायर एंड सेंस। अब ये कंपेयर कर रहा है कि सन से कंपेयर की, कि सन के पास ना तो कोई चीज़ की इच्छा है ना सेंस है, फिर भी वो गया और चला आया। नॉर हाफ शॉट अवे, यानी कि इतना दूर भी नहीं, जितना मुझे जाना है उतना भी नहीं गया। देन फियर नॉट मी, तो ये बताकर कह रहा है कि मेरे लिए फिर चिंता मत करो, बट बिलीव दैट, कम से कम मुझ में विश्वास करो, दैट आई शैल मेक इट, आई शैल मेक, मैं जो है जरूर, आई शैल मेक का मतलब कि मैं जरूर आऊँगा, स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, यानी कि मैं जो सन जो गया उससे ज़्यादा स्पीडियर जर्नी से आऊँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स इन स्पर्स देन ही, यानी ही का मतलब किससे, सन से कहा। सिंस, अब ये एक चीज़ हम बताते हैं, देखिए जब आप पढ़ते हैं तो ये चीज़ मैं बताता हूँ कि यहाँ देखिए लाइन को क्या किया गया है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, ये एक लाइन है, तो इसको हम इंजॉयमेंट कहते हैं। और फिर यहाँ से करें सिंस आई टेक मोर विंग्स इन स्पर्स देन ही, यानी कि मैं उससे स्पीड से आऊँगा, सिंस आई टेक मोर, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पंख है ना, स्पर्स डांस का, कि मेरा मोटिव भी क्लियर, स्पर्स का मतलब यहाँ पर हो गया कि मैं, मेरे पास मोटिव है, इंटेंशन है कि मैं उनसे, और ये देन का मतलब THA एंड देन इन कंपेयर करने के लिए, यानी उससे स्पीड से जल्दी से मैं लौट के आ रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर तुम विश्वास करो। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि ओह फीबल अ मैन पावर, फीबल का मतलब होता है वीक, यानी काफ़ी कमज़ोर, तो कहता है ओह हाउ फीबल इज़ मैंस पावर। अब मैंस कभी होता नहीं एम, या तो प्लूरल के लिए आपको MEN मैन लिखना पड़ता है, तो ओह हाउ फीबल इज़ मैन
पावर, यानी कि इंसान का जो पावर है वो कितना कमज़ोर है। दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि अगर उसके साथ अच्छा होता है, कैन नॉट एड अनदर आवर्स। अब यहाँ पर आवर का भी देखिए ई लगा दिया है, यानी कि अगर इंसान के साथ अच्छा होता है तो उस अच्छे में वो और अच्छा नहीं कर सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, लेकिन जो बुरा समय जो था, जो लॉस्ट आवर था, यानी कि जो समय गड़बड़ था या जो समय चला गया, उसको भी वो याद नहीं करता है। बट कम बैड, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, बट कम बैड चांस, लेकिन जब उसके साथ बुरा होता है, कम बैड चांस, एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्टेट। तो यानी होता ना, कहते ना कि आपको हमेशा सिखाया जाता है कि बुरे में आप ज़रा बुरा ना सोचें। निगेटिव अगर है आपके पास परिस्थिति, अगर आपके पास डिफरेंस है, ऑड है, तो आप पॉजिटिव बन के रहना हो, क्योंकि यही लाइन कह रहा है कि वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ। यानी जो अगर बुरा होता है तो क्या करते हैं उसको और भी, यहाँ पर ज्वाइन, ये जो JOIN ज्वाइन होता है, फिर भी देखिए वी में भी क्या कर दिया है, तो वी ज्वाइन टू आवर स्ट्रेंथ, यहाँ क्या करते हैं उसको अपने स्ट्रेंथ के साथ जोड़ लेते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और फिर उसको क्या करते हैं कि एक अच्छा बना देते, उसके लेंथ को और बढ़ा देते, किसके, निगेटिविटी को, इट्स सेल्फ टू आवर और एडवांस, और फिर वो क्या करता है, हमको डोमिनेट करता है, हमारे ऊपर रूल कर, यानी निगेटिविटी जो है हमारे ऊपर रूल करने लगता है। तो इसीलिए ये एक तरह से हम लोग को एक यहाँ पर लेसन सीखने को मिलता है कि व्हेन आवर चिप्स आर डाउन, यानी अगर हमारी स्थिति गड़बड़ है तो वी शुड नॉट think always negatively, otherwise we will not able to do something, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही बात यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। फिर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि व्हेन यू, अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा वर्ड यूज़ किया गया, जो पुराना वर्ड है वो चीज़ आपको देखना, कि थो का मतलब यू होता है। व्हेन यू साई नॉट विन, अभी विंड होता है WIND, इसमें भी ई लगा दिया, तो कह रहे व्हेन यू साइथ, यानी कि अब यहाँ पर कहते हैं कि साई के साथ ST क्यों लगाया गया है। तो एक तरह से हम कहते हैं कि पुराना इंग्लिश है और ये अपना एक एक्सप्रेशन दिया है नरेटर को यूज़ करने के लिए, और एक तरह से जो तीसरा मीनिंग होता है कि जो आप सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं ना, SIGHTEST, साइटिस्ट, यानी कि एक उस तरह से। तो व्हेन यू साइथ नॉट विन, यानी कि जब तुम, आप यहाँ थो का मतलब जब तुम सांस लोगे तो तुम सांस में क्या, विंड नहीं लोगे, यानी कि हवा नहीं आएगा, बट साइट एट माई सोल अवे, यानी क्या करोगे कि मेरा जो सोल है तुम उसको दूर कर, यहाँ पे सोल का मतलब SOUL ही होता है, लेकिन ई लगा है, तो मेरा जो आत्मा है उसको तुम क्या कर रहे हो, दूर कर रहे हो, यानी कि मेरी जो अंदर की फीलिंग है, क्योंकि मैं तो तुम में बसता हूँ, मैं तुम्हारा पार्ट हूँ, इसलिए कह रहा है व्हेन यू साइट माई सोल्स अवे, व्हेन यू वीप अनकाइंडली काइंड। अब देखिए ये जो दो, अगर एक पॉजिटिव वर्ड और एक नेगेटिव वर्ड दो साथ यूज़ होता है तो इसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं पोएटिक डिवाइस में। तो कह रहे हैं व्हेन यू वीप अनकाइंडली और काइंड, यानी कि जब तुम थोकमंदी रोते हो, चाहे अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, अनकाइंडली काइंड, माई लाइफ ब्लड दोथ डिकेड। अब यहाँ पर माई दोथ का मतलब डू होता है, तो माई लाइफ्स ब्लड डिके का मतलब बर्बाद होना, यानी जब तुम रोती हो तो मेरे जो अंदर की जो ब्लड है वो बर्बाद हो जाता है, डिके हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसीलिए वो समझाने की कोशिश है, इट कैनॉट बी, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे लव एंड अफेक्शन रखती हो, तो तुमको ये सब नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे साथ ऐसा होगा। दैट थो यू लव मी एज यू से, यानी कि तुम तो कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, दैट यू लव मी एज यू से, यानी एज यहाँ पर दो का तुम कहती हो, इफ़ इन थाइन माई लाइफ यू वेस्ट। अब यहाँ थाइन का मतलब क्या होता है, योर, यानी इफ़ इन थाइन माई लाइफ, यानी कि तुम्हारे अंदर मेरा लाइफ है जो तुम क्या कर रही हो, बर्बाद कर रही हो। इफ़ इन थाइन माई लाइफ यू वेस्ट थो आर्ट बेस्ट ऑफ मी, जो तुम्हारे अंदर में है, मेरा सबसे अच्छा पार्ट जो है तुम्हारे अंदर में है, जो तुम क्या करो, बर्बाद करो। तो एक तरह से ये देखिए कि इसमें भी वही बात कि हम हमेशा देखते इट कैनॉट बी दैट यू लव मी, जैसे अब हमने कहा ना कि इंजॉयमेंट का यूज़ होता है, ये लाइन में यहाँ पर ख़त्म है कि माई लाइफ ब्लड डिकेज, इट कैनॉट बी, ये ऐसा नहीं हो सकता, दैट यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करती हो, एज यू से, जैसा तुम कहती हो, इन इफ़ इन थाइन माई, यानी कि थाइन का मतलब योर, यानी कि तुम्हारा जो लाइफ, इन थाइन माई
माई लाइफ यानी कि तुम्हारे अंदर मेरा लाइफ है, दैट यू वेस्ट जो तुम वेस्ट करती हो, थो पार्ट ऑफ बेस्ट जो मेरा सबसे अच्छा पार्ट है। फिर कहता है लास्ट में लेट नॉट थाई, यानी थाई का मतलब अगेन योर, लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हार्ट। अब डिवाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइन का मतलब कोई पवित्र चीज़ होता है, तो यानी कहता है कि लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, यानी एक ही लाइन है, यानी कहते हैं कि तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो। कहते हैं ना कि इफ़ यू एक कहावत है कि भगवान को पूजोगे या भगवान के बारे में सोचोगे तो भगवान दर्शन देगा, और अगर दैत्य के बारे में सोचोगे बोलोगे तो वही दर्शन देगा। तो जो अगर तुम निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होता है। यही कह रहा है कि लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, यानी कि मेरे बारे में कुछ बुरा या इस तरह का मत सोचो। डेस्टिनी में टेक पार्ट, डेस्टिनी में टेक योर पार्ट, यानी क्या होगा कि तुम अगर सोचोगे तो डेस्टिनी क्या होगा, भाग जो होगा वो पार्ट ले लेगा, यानी कि वही होगा। एंड मे योर फियर्स फुलफिल, और तुम्हारा जो फियर है मेरे जाने का कि मैं जा रहा हूँ तो लौट करके नहीं आऊँगा, तो ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बी पॉजिटिव ऑलवेज, यही कह रहा है कि तुम मेरे बारे में ऐसा मत सोचो कि मैं जा रहा हूँ तो लौट के नहीं आऊँगा। अगर ऐसा तुम सोचोगे तो क्या होगा, जो भाग्य है वो तुम्हारा फेवर करेगा, और फिर वो तुम्हारा जो फियर है वो क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। बट थिंक दैट वी, कहते हैं कि हम लोगों के बारे में सोचो, थिंक दैट वी आर बट टर्न ए साइड टू स्लीप, जरा हम लोग के बारे में सोचो कि हम दोनों एक दूसरे के बगल में सोए हुए हैं, बट थिंक, या फिर सोए हुए हैं, एक ही लाइन है, बट थिंक दैट वी आर बट टू टर्न ए साइड टू स्लीप, यानी कि हम लोग सो गए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, यानी कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव, इसका मतलब ये हो गया कि उस चीज़ को हम अपने मेमोरी को जिंदा रखने के लिए, दे हु वन अनदर की बने, हम एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए, दे आर पार्टेड भी, और ताकि वो हम लोग एक दूसरे से सेपरेट ना हो जाए। तो ये इसलिए कह रहा है कि बट थिंक दैट वी आर टर्न ए साइड टू स्लीप, क्योंकि ये एक तरह से हम लोग बहाना करते हैं सोने का, और फिर क्या करेंगे, दे वन अनदर टू कीप अलाइव, ताकि हम दोनों एक तरह से जिंदा रह सके, हमारी मेमोरी अलाइव करे, और हम दोनों को पार्टेड, यानी पार्टेड का मतलब होता है लेफ्ट, यानी कि हम लोगों को अलग ना कर सके। तो इस तरीके से नरेटर जो है इस पोएम में समझाने की कोशिश किया गया है। अब जैसे एक चीज़ और बताते हैं कि मैंने कहा था कि जो ये आपका ये पोएम है तो इसमें राइमिंग स्कीम वगैरह सब आपका नहीं आता है, और इसलिए जो है आपके बस ये पूछा जाता है कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो मैं भी उसमें बस एक चीज़ बता देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन में आता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए ये सब चीज़ आपको सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में आता है। जैसे देखिए गो है या थी है, तो एक दो है, तो इसको क्या है, ए या फिर ये हो गया बी, दूसरा निकलते हैं, तीसरा लाइन देखते हैं इसमें क्या है, फिर से है शो, ये यहाँ पर शो, तो यानी पहला था गो, दूसरा था बी, तो यानी इसका जो राइमिंग स्कीम हो गया वो क्या हो गया, गो से शो का जो है क्या कहते हैं मिलता है, और बी का जो है वो मी से मिलता है, तो क्या हो गया ए बी। उसके बाद देखिए आई, यानी पहला था ए, दूसरा था बी, फिर तो हो गया ए, फिर से हो गया बी, और फिर इसके बाद जो है ये तीसरा लेंगे, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस इज़ द बेस्ट, और फिर देखिए ए बी ये हो गया सी, फिर हो गया ये डी, फिर ये हो गया डी, और फिर हो गया ये ई। तो यानी इसका राइमिंग स्कीम क्या बना, ए बी, इसका जो राइमिंग स्कीम बना वो क्या बना, ए बी, उसके बाद ए बी सी डी डी और, तो ये राइमिंग स्कीम होता है। तो यही सब बनाने के लिए क्या करता है नरेटर जो है, कभी कभी क्या करते हैं वर्ड को
चेंज कर देता, यानी कि इसमें कुछ ऐसा लगा देगा। ये सिर्फ इसी पोएम में नहीं, बहुत सारे पोएम में। और ये जो आपने वर्ड देखा है, उसके बाद हम इसको एक कहते हैं, जैसे हमने कहा ना कि इंजॉयमेंट होता है। जैसे देखिए, टू यूज़ माई सेल्फ जस्ट 10 बाय देते, ये जो लाइन यहाँ पर कॉमा या फुल स्टॉप नहीं होने के बाद ये लाइन यहाँ से शुरू हो जाता है, तो इसको हम इंजॉयमेंट कहते हैं। तो इसी को हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं। और नरेटर जो पोएट होता है, उसको ये लाइसेंस होता है ये सब चीज़ यूज़ करने का। तो इस तरीके से हमारा ये पोएम ख़त्म होता है। अगर आपको ये पोएम पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो बना के दे सकूं। और एक चीज़ और लास्ट में कहना चाहता हूँ कि चूँकि मेरे पास PDF नहीं है, मुझे कहीं नहीं मिला, तो इस तरीके से हमें स्कैन करके बनाने पड़ते हैं। तो थोड़ी सी रीडिंग में कुछ वर्ड्स के लिए कोई भी दिक्कत आ सकती है। बाकी जो भी होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और मैं नेक्स्ट जो पोएम बनाऊँगा या कोई और जो चैप्टर यूज़ करूँगा, तो आपको क्वेश्चन आंसर भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। उस बीच में मैं वही बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।